This call is now being recorded. This call is now taking use. स्पाइन सीधी 3 बार उनका उच्चारण उसके प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपरा, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करेंगे जो जब वीडियो प्रसारित होगा इसको देखेंगे और सुनेंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषा MP खेमकार सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं चाइनीज सिस्टम में, चाइनीज मेरिडियन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग चाइनीज मेरिडियन पे बात करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इतिहास जानने, थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि बाद में फिर अवसर नहीं मिलेगा। ये सब दार्शनिक विचार है, चाहे आयुर्वेदिक विचार, जो आयुर्वेदिक विचार था आयुर्वेद का, वो भी दार्शनिक विचार था। चाइनीज का ट्रीसियम, ये भी दार्शनिक विचार है।
तो ये समझ लीजिए लगभग 475 बीसी के आसपास, 475 बीसी के आसपास एम्पेडोक्लीज नाम के सिसिली में एक दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मानव शरीर की रचना हुई है, यानी इन्हीं के तत्वों की वजह से है, और इन तत्वों में जब भी कोई असंतुलन होगा तो बीमार आप होंगे। ये 475 बीसी, थोड़ा सा हिस्ट्री। 300 ईसा पूर्व के आसपास, इसके पहले भी रही होगी लेकिन 300 ईसा के आसपास, 300 ईसा बीसी के आसपास चाइनीज में एक हुआंग डी नेजिंग नाम के राजा हुए जिनको येलो एम्परर कहा गया। उन्होंने जो किताब लिखी थी वो येलो एम्परर क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन। तो ये 300 बीसी, इसके पहले भी प्रचलित रही होगी वो, लेकिन 300 बीसी के आसपास उन्होंने किताब लिखी। उनके कोर्ट फिजिशियन थे चीबो। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता था, उस वार्तालाप को उस किताब में स्थान दिया गया। उन्होंने दो कही कि मनुष्य का शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। उसमें कहा पहला वुड है, पहला नहीं कहा वुड, कहा वुड। उन्होंने कहा फायर, उन्होंने कहा पृथ्वी, उन्होंने कहा मेटल, और उन्होंने कहा जल। इन 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। ये 300 बीसी के आसपास किताब जो येलो एम्परर आई, हो सकता है इसके पहले प्रचलन में रही हो, लेकिन किताब जो है येलो एम्परर आई, उन्होंने क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन लिखा। येलो एम्परर उनको कहा जाता था। अब आयुर्वेद में क्या कहा गया? आयुर्वेद लगभग 606 ईसा पूर्व के पहले, 606 ईसा पूर्व के पहले हमारे सुश्रुत, चरक, इन लोगों ने एक किताब लिखी, और 3 बड़े उसके वो माने गए थे बाद में। पहले तो और भी थे, लेकिन बाद में चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तीनों ने कहा कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसके साथ कहा कि जैसे संसार में ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 बल है, सूर्य है, वायु है और चंद्रमा है, वैसे ही हमारे शरीर को धारण करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले, शरीर को चलाने वाले 3 बल हैं। एक है वात, दूसरा है पित्त, तीसरा कफ। तो ये लगभग 606 के बीसी के आसपास, यानी आयुर्वेदिक, और इसके पहले भी चल रहा था ये, लेकिन आयुर्वेद जो है 606 बीसी होने के नाते सबसे पहले प्रचलन में आ चुका था, सब बाद में आए। अब ये सब चलता रहा। याद करिएगा, बुद्ध, भगवान बुद्ध का जो काल है वो 475 के पहले का है, यानी 5th सेंचुरी बीसी के आसपास का वो काल है, जिसमें बुद्धिज्म बहुत फैला और वो कई देशों में गया, और कई देशों में बौद्ध भिक्षु गए, और उन्होंने जाकर के अपनी चिकित्सा या अपना ट्रेडिशनल सिस्टम या अपना ज्ञान या अपना दर्शन ये सब बांटा। इस मतलब उसमें साहित्य भी गया होगा। तो अभी हम जब आयुर्वेद को अलग से बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल बता देंगे, लेकिन अभी हम चाइनीज बता रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली विकास चीन ने किया। चीन ने इसको विकास किया और वहां इस सिस्टम को मान्यता अधिक मिली, लेकिन तब भी इतिहास समझने की तब भी कोई बहुत मान्यता नहीं मिली। कैसे? 1948 के आसपास माओ से तुंग, चाइनीज में रेड क्रांति हुई चाइना में, और रेड क्रांति के बाद माओ से तुंग स्वयंभू उसके शासक बन गए, और 1948 में उसकी पॉपुलेशन लगभग 49 या 50 करोड़ के आसपास थी चाइना में, और उसमें कुल मिलाकर के 10,000 यही एलोपैथ डॉक्टर्स थे। तो
उतने में से काम चल रहा था। लेकिन इस विधा के जानने वाले, इनको उसमें बेयरफुट डॉक्टर्स कहा जाता था। तो ऐसे बेयरफुट डॉक्टर्स को 5,50,000 बेयरफुट डॉक्टर्स को माओ से तुमने गांव में भेज दिया। गांव में 5,50,000 अगेंस्ट 10,000 इंग्लिश डॉक्टर्स। तो इसके बाद से चाइना में इसका, गांव में इसका अधिक प्रचार हुआ और इस विधा को काफी मान्यता मिली। फिर क्या हुआ, तब भी कोई उतना मान्यता नहीं मिली। 1972 में जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, उस समय एक हेनरी किसिंजर के विदेश मंत्री थे वो, उनकी यात्रा होती है। और शीत युद्ध के काल में यात्रा क्यों हुई या कैसे हुई, इसकी जानकारी करने के लिए जेम्स रस्टन नाम के एक न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता आए। वो जब आए तो उनको अपेंडिक्स का दर्द हो गया। उसमें चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे, तो उनसे संपर्क जब उन्होंने किया तो पहले जो डॉक्टर्स वहां के थे एलोपैथ, उन्होंने ऑपरेट कर दिया और अपेंडिसाइटिस में ऑपरेशन कर देते हैं, अपेंडिक्स निकाल देते हैं। तो निकाल दिया। निकाल देने के बाद भी जेम्स रस्टन को 24 घंटे कोई भी दर्द में कमी नहीं आई ऑपरेशन करने के बावजूद। तो जेम्स रस्टन ने संपर्क जब किया कि चाउ एन लाई, तो चाउ एन लाई ने कहा कि हमारे पास तो यही बेयरफुट डॉक्टर्स है, यही हमारे पास जो एलोपैथ चिकित्सक वाले हमारे हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं, तो वही थेरेपिस्ट है। तो इन थेरेपिस्ट ने क्या किया, ST 36.5 स्टमक का 36.5 जिसको हम लोग जानते हैं, उस पॉइंट पर नीडलिंग किया। और नीडलिंग करते थे 40 सेकंड से लेकर के वो लगभग 40 या 50 मिनट तक कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी सिस्टम उन्होंने उसको किया और नीडलिंग करने के अगले 24 घंटे के बाद दर्द गायब हो गया। जेम्स रस्टन को लगा कि ये क्या हुआ है, दिस इज मिरेकुलस। हमारी जो इंग्लिश मेडिसिन है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाई और इन्होंने सॉल्व कर दिया। उसने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट ने वेस्टर्न वर्ल्ड के दरवाजे इस विधा के लिए खोल दिए और ये पॉपुलर हो गई। तो यहां से 1972 के आसपास से जो एक्यूप्रेशर का चाइनीज डेवलपमेंट शुरू हुआ वो। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसलिए बताना जरूरी था कि इससे थोड़ा सा मिलेगा, किताबों में है लेकिन अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड है, तो हमने उसको कोशिश किया है। ये एक वर्ड बुक है मैडम, इसका हमने सुराख से डाल दिया है। ये आपकी किताब आपके पास नहीं होगी, ये किताब है, उसका हमने डाला हुआ है ग्रुप में। चाइनीज एक्यूपंक्चर पुरानी किताब हमें नहीं मिलेगी, अब वो सब बेच दी गई है, संस्थान ने बेच दिया है। यहाँ थोड़ी किताब अच्छी है। पुराने हमको नहीं समझना, क्यों जानना है ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है। ये सारी चीजें जो हम लोग जानते हैं चाइनीज में, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ये समझेंगे कि हम लोग जानते थे लेकिन इसको अलग अलग रूपों में जानते थे। जैसे हम लोग कान में यहाँ पर कहते थे TW17 में एक पॉइंट है, तो जिसको हमारे कान बोलते हैं कान कर्ण छेदन, तो यानी छेद उसने जो है एनर्जी, मतलब उस पॉइंट को माना एंडोक्राइन सिस्टम का अच्छा पॉइंट है, उसको हम लोग नाक में पहनते हैं, या जो नाक वाला जो छेद है, तो यहाँ पे हम लोग एक हमारा LI20 पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पॉइंट है। जो बिंदी हम लोग यहाँ पर लगाते हैं लेडीज, उसका भी वो है, वो हमारे वही से पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप हाथों में ये सब करते हैं, जैसे प्रेशर पॉइंट्स है, ये सब कड़ा यहाँ पहनते थे, यहाँ भी पहनते थे, यहाँ भी पहनते थे, ये सब जितने ज्वाइंट्स है उन ज्वाइंट्स में हमारे पास मेरिडियंस के बहुत अच्छे पॉइंट हैं चाइनीज के हिसाब से। पैरों में उसी तरह बहुत अच्छे पॉइंट है। जहां पर बिछिया पहना जाता है पैरों में, वो सेकंड बिग टो के बगल में सेकंड टो है, वहां पर हमारा स्टमक मेरिडियन है। जो वज्रासन हमारे यहाँ कहा जाता है, वो वज्रासन का कंसेप्ट वही सामने से जाती है मेरिडियन, वो मेरिडियन स्टमक मेरिडियन है।
खाने के बाद जो वज्रासन में बैठा जाता है वो भी सब। आप अगर भीष्म पितामह वाला देखें तो भी हमको जब सबसे पीछे जहां पर के उन्होंने उसको शैया बनाई थी, वो सब सारे पॉइंट यूबी के पॉइंट हैं, यूबी के पॉइंट है, यूबी मेरिडियन वहां से जाती है और वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन, और वो सब पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट के जाते हैं। तो उन पॉइंट्स, इन सब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का सिस्टम मालूम था, लेकिन वो इस रूप में पुराना विकसित नहीं हुआ। मर्म वेदन हम लोग भी कहते थे, वो एक्यूपंक्चर कह रहे थे, हम लोग मर्म वेदन कह रहे थे, मोर और लेस वही था, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है चाइनीज में हुआ, वहां से यहाँ ट्रेवल करके आए। तो जो चाइनीज दार्शनिक थे, उन्होंने जो कुछ कहा, उनके उनके 8 निर्देशक, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहे। तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हुए, दो पर इशारा हम करेंगे। एक तो उन्होंने जब कहा कि हमारा इन यांग सिद्धांत, एक सिद्धांत कहा गया इन यांग का सिद्धांत, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि प्रकृति अपने को दो रूपों में प्रकट करती है। कैसे प्रकट करती है, एक इन शक्ति के रूप में और एक यांग शक्ति के रूप में। और ये शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनमें यांग का बीज है और यांग में इन का बीज है, और दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद फिर वही आएगा, इनके बाद यांग आएगा, यांग के बाद इन आएगा। और इन्होंने कहा कि वो इन दोनों सत्ताओं के संतुलन की वजह से ही, इन्हीं से समस्त संसार की सारी वस्तुएं क्रिएट हुई हैं। क्रिएशन यही है, इन यांग की वजह से ही सारे संसार में सारे पदार्थ क्रिएट हुए। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा कहा गया, चूंकि ऊर्जा का सिद्धांत माना गया था, ऊर्जा को वो ची कह रहे थे या की कह रहे थे, के आई कह लीजिए, सी एच आई कह लीजिए, क्यू आई कह लीजिए, प्राण कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, वाइटल फोर्स कह लीजिए, किसी भी नाम से बताए उसको, बायो एनर्जी कह लीजिए, लेकिन वो सब ऊर्जा है। यानी ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, ऊर्जा का ही सिद्धांत है, ऊर्जा को ही हम घटाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो एक्यूप्रेशर को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज फंडामेंटली, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी फॉर एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। तो यानी कैसे करते, तो एक तो सिद्धांत आया कि इन यांग दो, इन और यांग दो हो गए, कम अधिक दो हो गए, आंतरिक बाहरी दो हो गए, उस तो 8 सिद्धांत ही हुए, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो इन यांग का एक सिद्धांत आया कि जिसने कहा प्रकृति के दो रूप हैं, एक इन है और एक यांग है। इन की शक्ति नीचे जाकर के उसने पृथ्वी की रचना किया है, और यांग की शक्ति ऊपर चली गई है, उसने स्वर्ग की रचना किया, स्वर्ग की। और स्वर्ग के अधिष्ठाता के रूप में हम लोग सूर्य को रखते हैं, सूर्य सबसे बड़े यांग है। और पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में हमारा मानव का अस्तित्व है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, कम अधिक का सिद्धांत। तो कम यानी या तो हमारी एनर्जी घट जाएगी या हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमको ये पहचान लेना है कि हमारी एनर्जी घटी है कि बढ़ी है, इनके आधार पर हमको डायग्नोसिस करना है और तब ट्रीटमेंट कर देना। फिर इंटरनल एक्सटर्नल, यानी ऊर्जा हमारे बाहरी भाग में कम हुई है या हमारी आंतरिक भाग में कम हुई है। तो उसका एक आगे थ्योरी है कि एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। फिर जो ऊर्जा, जो हमारी बीमारी आ रही है, जो हमारा रोग आ रहा है, या हमारी ऊर्जा का कम ज्यादा हो रहा है, तो ऊर्जा का नेचर हॉट वाला है या कोल्ड वाला है। अगर रोग जो है हॉट टाइप का है तो हॉट टाइप का समझ लेना पड़ेगा, और कोल्ड है तो कोल्ड टाइप का, उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। तो यानी ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में है। दूसरा आया पंचतत्व सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये 5 तत्व हैं। नंबर 1, या हम लोग कहें नंबर 1, उन्होंने नहीं कहा, हम लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 वुड, नंबर 2 फायर, नंबर 3 हमारा पृथ्वी, और नंबर 4 हमारा मेटल, और 5वां हमारा जल। तो इन्होंने कहा कि इनके आपसी संयोग का परिणाम है, यानी हर आप में और हम में या किसी भी व्यक्ति में वही परसेंटेज है। परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम इनके अलावा किसी से रचना हुई है।
वही पांचों तत्व हैं, किसी में वुड अधिक होगा, किसी में फायर अधिक होगा, किसी में जल अधिक होगा, किसी में आपको मेटल अधिक होगा, और किसी में आपको पृथ्वी तत्व अधिक होगा, लेकिन सबकी रचना उसी से हुई। फिर दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, जब ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या हुआ? आवाज आ रही ना मैडम? यस। ठीक, लाइट चली गई इसलिए मैंने पूछा। लाइट चली गई तो बाय द वे चल रहा है, लैंड सिस्टम से है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जब जो हमारा शरीर है, इसी शरीर के साथ हमारा एक पराभौतिक, जिसको हम कहें ऊर्जा शरीर, ये पराभौतिक जो दिखाई नहीं देता, और ऊर्जा शरीर वो जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह ऊर्जा शरीर जब बीमार पड़ता है तभी हमारा भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। यानी पहले पहले हमारा ऊर्जा शरीर बीमार पड़ेगा और तभी भौतिक शरीर बीमार पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा से हमारा शरीर निर्मित है। तो ऊर्जा ऊर्जा को ये ऊर्जा शरीर बीमार पड़ेगा तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कैसे भाई माने कि ऊर्जा क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ऊर्जा का भी सिद्धांत बताते हैं कि ऊर्जा कैसे होगा। अब एक बार ये समझ लीजिए कि अगर ऊर्जा कम हो गई तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और ऊर्जा अगर अधिक हो गई शरीर में तो घटाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा के आधार पर हम लोग अपने को तय करें। अब ये हुआ कि ऊर्जा आएगी कैसे? तो उनका ऊर्जा आएगी कैसे? तो उन्होंने पहले कहा कि देखिए, अब सिद्धांत समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि जो प्रारब्ध है, प्रीनेटल है, पूर्व जन्म है, तो पूर्व जन्म के आपके कर्म, आपके माता पिता और ईश्वर, इनके वजह से ही हमारे शरीर में या हमारे उसमें कोई ऊर्जा आई है। इसको प्रीनेटल एनर्जी कहेंगे। और ये एनर्जी हमारी किडनी में है, ये हमारी किडनी में स्टोर्ड है। कहां से आई? प्रीनेटल, यानी कहां से? पूर्व जन्म, ईश्वर और माता पिता, इनके माध्यम से जो ऊर्जा आई उसको प्रीनेटल एनर्जी कहेंगे। और वो प्रीनेटल एनर्जी हमारे किडनी में आके संग्रहित होती है। इसलिए चाइनीज सिस्टम में किडनी का बहुत महत्व है। दूसरा उन्होंने कहा दूसरी ऊर्जा कहां से आएगी, आगे लिखा होगा लेकिन हम बता रहे हैं। आगे दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा ऊर्जा कहां से आएगी। उन्होंने कहा दूसरी ऊर्जा जो आप पानी पीते हैं, जो आप भोजन लेते हैं, जो आप वनस्पति लेते हैं, जो आप वायु लेते हैं, इन सब से जो ऊर्जा आएगी उसको हम लोग पोस्ट नेटल एनर्जी बोलेंगे। और ये पोस्ट नेटल एनर्जी कौन बनाएगी हमारे शरीर में? स्प्लीन और स्टमक। तो स्प्लीन और स्टमक पोस्ट नेटल एनर्जी के वो हो गए, धारक हो गए, पोस्ट एनर्जी के क्रिएटर हो गए स्प्लीन और स्टमक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए ये अगर आया तो ये आपने कहा कि ऊर्जा शरीर है। तो उनका ऊर्जा शरीर में जो ऊर्जा है हमारे पास है, कहीं से आएगी? अभी बताएंगे कैसे आएगी। ब्रह्मांड से आ सकती है, हमारे माता पिता ने दिया हुआ तो वो भी किडनी में है, हमने भोजन लिया तो वो हमारे पास शरीर में है। ये सब शरीर में अगर है तो ये जाने कैसे? जाने की जो जाने का रास्ता है वो कोई रोड है। तो रोड मैप के लिए उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रोड मैप? तो उनका रोड मैप हमारा ऊर्जा प्रवाह पथ है। इसको हम बोलेंगे सड़क को, इस सड़क को बोल दिया हमने ऊर्जा प्रवाह पथ, या इसको बोल दिया मेरिडियन। तो ये शरीर से जब हमारे ऊर्जा शरीर से जब अपने आंतरिक शरीर में जाएगी तो हमारे मेरिडियन सिस्टम से चली जाएगी शरीर के अंदर। तो यही हमारा रोड मैप है। इस रोड मैप के द्वारा शरीर के अंदर ये ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। इनको हम मेरिडियन कहेंगे। तो उनका मेरिडियन बहुत है, करोड़ों की संख्या में, लेकिन हम बहुत कम मेरिडियंस की बात करेंगे। 14 मेरिडियन से, यानी 12 और 2 14 मेरिडियन से उन्होंने पूरा एक सिस्टम विकसित किया कि हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो 12 ऑर्गन की मेरिडियन और 2 हमारी कंट्रोलर मेरिडियन के रूप में, एक इनकी कंट्रोलर मेरिडियन, एक यांग की कंट्रोलर मेरिडियन, इनके माध्यम से तो 6, और उन्होंने 5 ऑर्गन की 6 ऊर्जाएं रखी। जो 5 तत्व थे, एलिमेंट थे, उनकी 6 ऊर्जाएं, 6 ऊर्जा रखी। और 6 ऊर्जा के 2 इन और यांग के हिसाब से 12
12 ऑर्गन हो गए, और उन 12 ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए 2 हमारी कंट्रोलर मेरिडियन, तो यानी 14 मेरिडियंस के माध्यम से उपचार की कोई पद्धति विकसित कर दिया। फिर कहा मेरिडियंस क्या है, तो उनका मेरिडियंस को उन्होंने डिफाइन कर दिया। उनका हम डिफाइन कर रहे हैं मेरिडियंस क्या है। मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाई मैन इज क्रिएटेड, यानी मनुष्य का जन्म ही इन्हीं मेरिडियन से हुआ है। और ये मॉडर्न साइंस ने बाद में कहा, अभी बाद में कभी देखेंगे आगे चल के किसी सेमेस्टर में, कि मेरी इस आगे किताबों में लिखा हुआ है कि ये 1864 के आसपास का कोई वो है सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरिडियंस जो है ये कैसे डेवलप हुई, तो उन्होंने कहा जब आपका कंसेप्शन हुआ तो कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर ये मेरिडियन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो अब इस सिद्धांत को, पुराने सिद्धांत को और आज के सिद्धांत को मिला के देखिए, तो उन्होंने कहा कि द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म इन्हीं से हुआ है। तो अब लग रहा है कि अगर 15 घंटे कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर हुआ है तो यह बात सही है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेज, अगर बीमारी आती है तो इन्हीं से आती है, इन्हीं मार्गों से, इन्हीं मेरिडियन मार्गों से बीमारी आ जाएगी। तो बीमारी कहाँ से, डिजीज अराइजेज माने अंदर से पैदा होगी, और डिजीज अकर माने बाहर से आएगी। तो डिजीज अराइजेज माने जो शरीर के अंदर कोई चीज है वहां से वो डिजीज पैदा हुई, तो वहीं से वेयर बाय डिजीज अराइजेज अंदर से, और डिजीज अकर माने बाहर से आ जाएगी। और फिर कहा कि द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, जिस मार्ग से ये ऊर्जा, कोई कोई चीज आई, बीमारी आई है, रोग आया है, उसी मार्ग से उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो इन्हीं मेरिडियन मार्गों से बाहर निकल जाएगा ये रोग। जैसे हमारे घर के दरवाजे जो हैं, एक हमारे दरवाजा है, उसी से हमारा कोई अतिथि प्रवेश करता है, कोई हमारा गेस्ट आता है, तो उसी गेस्ट को उसी मार्ग से बाहर जाना पड़ता है। वैसे उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से आया है तो अल्टीमेटली इन्हीं मेरिडियन मार्ग से उसको बाहर जाना है। तो ये मेरिडियन का सिद्धांत था, और इस मेरिडियन को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया। अब उन्होंने कहा ऊर्जा क्या है, इसको हम लोग, मैडम कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछते जाइएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं। जब कभी लगे आपको कोई चीज वो है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ये ऊर्जा कैसे मिलती है, देखिए, तो ऊर्जा हम लोगों ने बताया कि 2 माध्यम से मिलती है। एक तो हमको प्रीनेटल, जो हमारे किडनी में आई है, वो माता पिता से मिली हुई है, हमारे पूर्व जन्म से मिली हुई है, हमारे ईश्वर से मिली हुई है। दूसरी हमारी ऊर्जा, हमने कहा कि दूसरी ऊर्जा आई है जो हम पोस्ट नेटल है, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये ऊर्जा हमने जो भोजन लिया, जो पानी लिया, जो वायु लिया, जो वनस्पति लिया, इनसे हमको ऊर्जा मिली। तीसरी एक ऊर्जा के कंसेप्ट है, मैडम रेखा मैडम, हाँ जी, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ थर्ड, वो भी समझ लीजिए, थर्ड एनर्जी सिस्टम। उनका ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, उनका एक ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है हमेशा। ये ऊर्जा उन दोनों ऊर्जाओं से भिन्न है, ये वायु नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहां से मिलती है, ये ऊर्जा 2-2 घंटों के अंतराल में आपके ऑर्गन सिस्टम में आती है। ये ऊर्जा एक तीसरी ऊर्जा हुई, एक ऊर्जा प्रीनेटल, एक ऊर्जा पोस्टनेटल, और एक ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आपको आती है 2-2 घंटों के अंतराल में उस ऑर्गन में आकर के रुकती है। अब ये सब आ गई, एक आपके पास किडनी में ऊर्जा है, एक आपकी पोस्टनेटल ऊर्जा है जो स्प्लीन और स्टमक बना के दे रहे हैं, और एक ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कंबाइंड रूप में आप सोचिएगा, कंबाइंड में क्या हुई, ये 2 तरह की हो सकती हैं। कैसे, एक सतह पर, जो हमने बताया ना कि ऊर्जा शरीर हमसे जुड़ा हुआ है, तो उस ऊर्जा शरीर में सतह पर विद्यमान जय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा तो मिली, सब ऊर्जा शरीर के अंदर है, मूवमेंट है उनका, आपस में अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सब हो रहा है, तो ये ऊर्जा मेरिडियन सिस्टम है। तो यानी ये ऊर्जा एक जो सतह पर है, यानी हमारी बॉडी के बाहरी भाग पर, बाहरी भाग, एक्सटर्नल जो है, वो हमारी सतह पर विद्यमान जैव ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा हमारी है गहन जैव ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, वो ऊर्जा है।
तो अगर बाहरी विद्यमान जैव ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है तो हम एक्सटर्नल बीमारी की बात कर रहे हैं। जब हम अगर गहन जैव ऊर्जा अंदर प्रवेश कर गई, किसी ऑर्गन को उसने किया प्रभावित, तो हम कहते हैं इंटरनल टाइप ऑफ डिजीज है। तो यही एक्सटर्नल इंटरनल का यहीं पर अंतर हो जाएगा। तो ये कैसे ऊर्जा आएगी? उनका ये ऊर्जा जो आपकी ऑर्गन क्लॉक है उनके इस बेसिस पर आएगी, ऑर्गन क्लॉक के बेसिस पर आएगी। तो ऑर्गन क्लॉक का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि 2-2 घंटे को अंतराल में ये ऊर्जा आएगी। तो जो इसका सिस्टम बताया कि ये ऑर्गन क्लॉक का सिस्टम है, उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये उन्होंने बताया। जैसे पहला 3 से 5 एनर्जी जब रहेगी तो वो रहेगी लंग्स में, 3 बजे से 5 बजे तक सवेरे लंग्स में आएगी, और उसके 12 घंटे बाद उसमें न्यूनतम रहेगी। हाईएस्ट एनर्जी जो आएगी 3 से 5 बजे लंग्स में आएगी, 5 से 7 हमारे स्टमक में आएगी, वो एलआई में आएगी, और 7 से 9 हमारे स्टमक में आएगी, 9 से 11 हमारा स्प्लीन में आएगी, 11 से 1 हमारे हार्ट में आएगी, 1 से 3 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, और उसके बाद ये चली जाएगी यूवी में, 3 से 5, और 5 से 7 हमारे पास आ जाएगी किडनी में, किडनी के बाद फिर पेरिकार्डियम में, फिर पेरिकार्डियम के बाद उसमें ट्रिपल वार्मर में, फिर हमारे पास गार्डन में, एंड देन इट विल गो टू लीवर 1 से 3 बजे रात में लीवर में। ये जो ऊर्जा है, ये हमारी ऊर्जा इसी सिद्धांत के अनुसार है। मतलब पहले आपका लंग्स, फिर ये कंसेप्ट। लेकिन जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जब चली गई ऊर्जा, तो हमारा जो 5 तत्वों का सिद्धांत हमारा बता रहे हैं 5 एलिमेंट थ्योरी, उसमें जो हमारा रिलेशनशिप है उनके हिसाब से काम करेगी। वहां कोई मदर फादर होगा या उसके हिसाब से काम करेगी। यहाँ मदर फादर उसी तरह होगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये उसके एक से दूसरा मतलब मदर हो गए। अगर एक पहले वाली से बाद में दूसरे गए तो 1 इज मदर। लंग्स उस रूप में मान लीजिए कि लंग्स से गई उसमें, तो लंग्स इज मदर और एलआई इज सन, इस रूप में रिलेशनशिप। ऐसे वहां दूसरा रिलेशनशिप होगा। ठीक, ये यहां तक ठीक है? आगे चले? यस। अब जो 8 गाइडिंग में थोड़ा सा और बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये 2 बल जो इन और यांग बल है, ये क्या है? ये सब प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं कि आपके शरीर में इन और यांग का बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने कहा इन यांग को डिफाइन कैसे करेंगे? तो उनका डिफाइन करने के लिए कहा कि देखिए कोई ड्युअलिटी नेचर है सब में, सबका ड्युअलिटी नेचर है। तो ड्युअलिटी नेचर में क्या? उन्होंने कहा देखिए प्रकाश, अगर हम कोई प्रकाश करें तो कोई अंधकार भी होगा। अगर हम कहें कि भाई अंदर है तो बाहर भी होगा। तो इनको एनर्जी के रूप में उन्होंने कहा क्या? व्हाट इज एनर्जी? इन पोटेंशियल एनर्जी। जो हम फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, वो आपके अंदर जितनी शक्ति है वो शक्ति आपकी है इन एनर्जी। और जो रूपांतरित दिखाई पड़ती है, जो दिखाई पड़ती है, प्रस्फुटित होती है, दिखती है, काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी यांग है। जो इन है वो बिल्कुल अंदर डूबा हुआ है, बाहर नहीं निकलना चाहता, और यांग बाहर रहना चाहता है। तो इन हमारा पदार्थ है, जैसे कोई मैटर है, और व्हाट इज एनर्जी? यांग इज एनर्जी। तो एक जो है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव फोर्स है, कार्यकारी एनर्जी वो यांग है, और एक हमारा जो है इन है। हम इसको और आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे जब इन यांग अलग से बताएंगे, तो उसमें थोड़ा सा बताएंगे। तो कोई भी जो 2 नेचर का होगा, पोलैरिटी वाला होगा, वो हम पोटेंशियल और वास्तविकता। पोटेंशियल हमारे अधिक है, जैसे हम कहें कि कोई हमारा पंप लाए और उसमें बोले कि भाई इसकी कैपेसिटी 60 फीट ऊपर की पानी चढ़ाने की है। जब हम फंक्शन करें तो 40 फीट पर चढ़ा पाए, तो 60 फीट तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी, लेकिन 40 वास्तव में हमारी एक्चुअल एनर्जी हुई, जो हमारी यांग एनर्जी के रूप में है, और 40 वो जो 60 था वो हमारा इन एनर्जी थी। तो अभिव्यक्ति के रूप में जो आई वो हमारी यांग है, और जो पोटेंशियल के रूप में विद्यमान थी वो हमारी इन एनर्जी है। इसको जो है अगर चित्र में दिखाया गया तो इस रूप में दिखाया गया। ये बहुत पहले दूरदर्शन में यही रखा जाता था, याद करिए, दूरदर्शन में यही था ना, यही चित्र आता था। तो इसमें देखिए जो सफेद वाला भाग है वो यांग है,
और उसके अंदर इन के बीज है, और जो ब्लैक वाला है वो इन है, उसके अंदर व्हाइट है जो यांग को प्रदर्शित, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी अवधारणा में हम लोग और थोड़ा सा अपने सोचे तो हमारी अवधारणा में जैसे प्रकृति ने दो रूप में प्रकट किया, तो हम भी मानते हैं अपने दार्शनिक विचारों में, अपने धार्मिक विचारों में मानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों एक ही रूप है। प्रकृति दोनों प्रकृति में एक ही रूप में आए हैं और दोनों में एक दूसरे का अंश है, और दोनों ने अलग अलग अपने को व्यक्त किया हुआ है। एक श्यामल है और एक गौर वर्ण की है, राधा गौर वर्ण की, वो श्यामल है। तो यहाँ देखिए श्याम है और वो गोरा है। स्किन में हमारे जहां जहां स्किन में जहां जहां हमारा श्यामल है वो हमारा यांग है, और जहां जहां हमारा गोरा रहे वहां पर हमारा, जहां जहां सूर्य की किरण पड़ती है वो हमारा यांग है, और जहां जहां सूर्य की किरण नहीं पड़ती वो हमारा इन है। जिसको हम मोड़ सकते हैं वो हमारा इन है, जिसको मोड़ नहीं सकते वो हमारा यांग है। इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, इसी के आधार पर उन्होंने इन यांगों में विभक्त कर दिया। अब ऑर्गन की जब डिवीजन की बात आई तो ऑर्गन को डिवाइड करना पड़ा। कैसे डिवाइड किया? उन्होंने कहा जो भी हमारे शरीर में सभी ऑर्गन अंदर है, तो जो लगातार फंक्शन करते हैं वो इन है, जो लगातार फंक्शन करते हैं जिनको रुकना नहीं है वो इन है, और जिनको कभी कभी काम करना है वो यांग है। तो उन्होंने कहा कौन का लगातार काम करता है? उनका लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन। तो और किडनी, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, ठीक है, और लीवर, हार्ट और किडनी, स्प्लीन और किडनी और लंग्स, तो 5 ये हो गए। एक और उन्होंने कहा पेरिकार्डियम, दिस इज ए न्यूअर कंसेप्ट जो मॉडर्न साइंस में नहीं था। हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उसको एक ऑर्गन माना, कहा दिस इज ऑर्गन, पेरिकार्डियम को ऑर्गन मान लिया। उसको कहा उन्होंने लगातार काम करता, कि हार्ट की कवरिंग थी तो लगातार काम करता, तो ये 6 ऑर्गन माने उन्होंने, 6 ऊर्जाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 ऑर्गन्स का कंसेप्ट आया। और ये इन अंग कहा, यांग कौन से कहा? तो उसी का जो काउंटर पार्ट था उसको यांग कहते, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि लंग्स के लिए LI, और स्मॉल इंटेस्टाइन को कह दिया हार्ट के साथ जोड़ दिया, और स्टमक को जोड़ दिया स्प्लीन के साथ, किडनी के साथ जोड़ दिया उन्होंने, और जीबी के साथ लीवर को। तो यानी कहा कि ये लोग तो कभी कभी, स्टमक आप तब काम करता है जब आप लोग खाना खाते हैं तब काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। यूरिन तभी हमेशा पास करते नहीं, लेकिन किडनी काम करती रहती है, यूरिन पास करने का वो है। तो ऐसे ऑर्गन जो लगातार काम नहीं करते उनको यांग कहा। ठीक, तो एक तो ये तय कर लिया उन्होंने। दो इनकी कंसेप्शन में से अच्छा हाँ एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक आया ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर इज ए कंसेप्ट, ये कोई ऑर्गन नहीं है, मॉडर्न साइंस नहीं मानती ये कंसेप्ट है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा कवरिंग थी, हार्ट की कवरिंग थी, वो तो हम मान सकते थे किस तरह भाई हार्ट की कवरिंग है इसलिए वो एक ऑर्गन है, लेकिन ये ट्रिपल वार्मर जो उसका काउंटर पार्ट था उसको नहीं वो माना जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये दिस इज कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? कह रहा कि शरीर में तीनों को कंट्रोल करने, तीनों की गर्मी और सर्दी को कंट्रोल करने के लिए ट्रिपल वार्मर है, एक ऊपर के लिए इस एरिया के लिए, एक उसके नीचे के लिए, और एक सबसे नीचे के लिए। तो उनका देयर आर 3 वार्मर्स। ऊपर के वार्मर का कंट्रोलर हार्ट और लंग्स है, इसके बीच का कंट्रोलर आपको जो है आपका स्पिन वगैरह है, और नीचे कंट्रोलर के लिए आपको किडनी और लीवर ये कंट्रोलर के रूप में। तो 3 कहा, इसी की वजह से आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये तो कम अधिक का सिद्धांत है कि भाई आपको ऊर्जा में अधिकता है तो आप घटाना पड़ेगा, और कमी है तो आप बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तय करना लेना पड़ेगा कि हम ऊर्जा का कमी की वजह से रोग हुआ है कि या एक्सेस की वजह से रोग हुआ है। तो ये हम लोग डायग्नोसिस इस बेसिस पे करते हैं।
आंतरिक इंटरनल एक्शन बता दिया कि बाहरी अगर आया तो वहां बाहरी रोगों का इलाज होगा, और अंदर पहुंच गया तो शरीर में अंदर पहुंच गया तो ये कैसे रोग हुआ। फिर उष्ण शीत, हॉट एंड कोल्ड, कि भाई अगर ये बीमारी गर्मी की वजह से हुई है तो गर्म, आपका शरीर गर्म है तो गर्मी की वजह से ठंडक हो गया है, तो ठंडक की वजह से ठंडक लगी है, तो यानी इनके आधार पर हम लोग ये तय कर लेते हैं कि रोग किसके कारण हुआ है। अब आया पांच तत्व सिद्धांत। तो पंच तत्व सिद्धांत कहा कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम है। कैसे? ये पांच तत्व जो हमारे हैं इन्हीं से, परसेंटेज आप में अलग हो सकता है, किसी फायर अधिक हो, किसी गुड़ अधिक हो, लेकिन होगा सब में। तो एक तो ये हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस पर जब बात आई तो उनका रिलेशनशिप है, ये पांचों तत्व एक दूसरे के क्रिएटर हैं, कि पांचों तत्व एक दूसरे के क्रिएटर हैं। जैसे वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर, वुड में अपने आप आग लग जाती है, जंगल में अपने आप आग लगती है, फ्रिक्शनल बेसिस पर, कहीं रगड़ खाए और आग लग गई, कोई लगाने नहीं आता। तो वुड में अपने आप आई, तो यानी वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर। दूसरा, फायर लगी तो राख जब हो गई तो राख कुछ समय बाद पृथ्वी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जो पहले भुरभुरी थी ठोस हो जाती है और पृथ्वी के रूप में हो जाती है। तो फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ। फिर अर्थ को अगर आप खुदाई करें तो अर्थ में आपको बहुत तमाम मेटल मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो वो अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ मेटल्स। फिर मेटल में अगर मेटल को पिघला दीजिए तो बिल्कुल तरल हो जाएगा, तो इसलिए जल की तरह कहा गया कि इज द क्रिएटर ऑफ वाटर। और वाटर से आप सिंचाई करते रहिए तो आपका जो है वुड जो है ठीक हो जाएगा। यानी जो पेड़ पौधा है वो तभी होगा, अगर पानी नहीं डालेंगे तो पनप नहीं पाएगा। तो किडनी यानी वाटर इज द क्रिएटर ऑफ वुड। इस रूप में एक दूसरे का रिलेशनशिप कहा। तो इन्हें कहा पांच तत्वों के उसमें आपस में एक दूसरे क्रिएटर का सिद्धांत है। तो ये चक्र बनाया गया, देखिए एक सेकंड। नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी लाइन जला के बाहर नहीं खानी इंटरनेट के नीचे से प्रक्रिया जब आती हो फिर चल जाती है। ये जो चक्र है उसको देखिए, तो इसमें पांचों को अलग दिखाया गया है। पांच तत्व हैं, सबके तत्व को देख लीजिएगा मैडम। यस। एक वाटर है, लेफ्ट में देखिए, नीचे लेफ्ट की तरफ देखिएगा वाटर, फिर उसे वुड, फिर फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, और मेटल के बाद आपका वाटर दिखाया गया है। तो ये पांच देखो रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए कैसे इनको पांचों को बता दिया गया कि पांच है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, अंदर और बाहर कंसेप्ट रखा। जैसे हम लोगों ने कहा कि जो इन है वो अंदर है, यांग बाहर है। यांग को हम लोग कहा कि इन अंदर डूबने वाला है, अंदर की तरफ है, और यांग बाहर है, हल्का है इसलिए बाहर की तरफ है। तो यांग जो है, यांग के जो ऑर्गन है वो बड़े वाले सर्किल के बाहर रखे गए हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, यस।
इनका एक रिलेशनशिप और बता दें आपको तो थोड़ा समझ में आएगा। हम्म। एक रिलेशनशिप और बता रहे हैं, जैसे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों रखा गया एक साथ। नॉर्मली लंग्स क्या काम करता है, लंग्स करता है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यानी जो चीज हमारे लिए उचित है उस ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन को लिया और उसने निकाला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वेस्टेज को निकाल दिया। लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब अपना खाना जो शोषण जो एब्जॉर्ब कर लिया बाद में भेज देती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से जल, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स रोक लेता है और शेष को बाहर निकाल देता है। तो वो भी निकालने, जो भी वेस्टेज है उसको निकालने काम कर रहा है जैसे लंग्स कर रहा है, और जो आवश्यक है उसको रोक लेता है एलआई। तो एलआई का फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन की तरह है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया। Why heart is equal to, the function of heart is equal to स्मॉल। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कैसे है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन बताने के लिए बता रहा हूं डिटेल में थोड़ा सा। हमारे शरीर में जो है वो है रक्त। हमारा प्रोडक्ट पूरे शरीर, अगर पूरे शरीर को आप मान ले तो कोई इंडस्ट्री मान ले, कोई फैक्ट्री मान ले, तो उस फैक्ट्री में बनता क्या है, बनता है रक्त। रक्त बनाने के लिए सारी कवायद है, हम भोजन ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, सब कुछ, ये सब रक्त बनाना है, ऊर्जा बनाना, रक्त बनाना। अब रक्त बनाने करें क्या, तो रक्त बनाने के लिए पूरी एक मशीनरी है, माउथ से लेकर के, स्टमक से लेकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के, और स्प्लीन, लीवर और गॉल ब्लैडर सब इन्वॉल्व है उसमें। स्टमक इन्वॉल्व है, एसआई इन्वॉल्व है, ड्यूडेनम इन्वॉल्व है, गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व है। सारे लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ऊर्जा। कैसे बनाते हैं, इनसे निकालना है, बनाना है रक्त। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रक्त बनाती, शोषण करेगी, और फिर शोषण जो एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करेगी यही कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने चीजें हैं सब एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, चैनल में लाएगी। उधर बोन मैरो में बन रही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो सब आकर के यहां कहा मिलेंगी, कैपिलरी में, और कैपिलरी में रक्त का निर्माण हो जाएगा। तो यानी द प्रोडक्ट ऑफ द होल मशीनरी इज ब्लड। तो ब्लड बनाने की सबसे मुख्य भूमिका है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब बन गया तो युवा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि भाई हम ब्लड बना के रखे रहें। कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, बनियान बनाओगे, ब्रेड बनाओगे, बिस्किट बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो उसको रखोगे तो नहीं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाना है, यानी कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर हमारे यहाँ सेल है। सेल क्या काम करते हैं, सेल को चाहिए, क्यों चाहिए, उनको एनर्जी बनानी है, इसी ब्लड से एनर्जी बनानी है। तो ब्लड को साथ, तो ये हुआ कि भाई ब्लड को पहुंचाए कैसे जाए, तो ट्रांसपोर्टर हमारे नहीं होते। कोई सामान भेजते हैं तो क्या करते हैं, कोई व्हीकल बुलाते हैं सामान भेजने के लिए, कोई ट्रक बुलाते हैं, कोई छोटा, कोई मिनी, कोई हाथ सफेद, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, जो भी कह लीजिए नाम, बुलाते हैं ना सामान भेजने के लिए, अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैसे ही ट्रांसपोर्टर ढूंढा जा रहा था, तो देर वाज ए सिस्टम, वो सिस्टम था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो आया, उसने हार्ट ने संपर्क किया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास सब है। सिस्टम ने पूछा क्या हुआ, उनका पास हमारे पास पंप भी है, पंप से हम उसको बाहर भेज देंगे, और ट्रांसपोर्टर के रूप में हमारा पूरा सारी ये है, क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वेन से, इसके माध्यम से भेज देंगे। और हम भैया ये भी करेंगे कि जो आपका सामान कोई वहां वेस्टेज हो उसको भी ले आएंगे। तो इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्टर। पूरे शरीर को समझ लीजिए कि एक पूरी मशीनरी बनाती है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो सबको जाता है, क्या देता है, वो हीमोग्लोबिन देता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन रखा हुआ है, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है, तो ये लेके जाता है, सेल को दे देता है कि भाई लीजिए ऑक्सीजन और बनाइए अपना खाना। तो ग्लूकोज दे दिया,
ऑक्सीजन दे दिया, उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, एनर्जी बना रहा। तो ग्लूकोज से और हमारे ऑक्सीजन से जब उनको जलाया तो जलाने से बनाया, क्या बनाया, ऊर्जा बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ऊर्जा को उन्होंने सब कामों के लिए, हम लोग दौड़ते खेलते कूदते हैं, इनके लिए यूज किया ऊर्जा को, और वाटर को हम लोग रिटेन कर लिया और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो ये ऊर्जा मिल गया तो बहुत आसानी हो गई, भाई हम ब्लड को हम जगह भिजवा देंगे और जहां हमारा कंज्यूमर है वहां पर पहुंच जाएगा। एवरी सेल विल सप्लाइड विद ऑक्सीजन। तो एक बात आई कि कोई फैक्ट्री में आपका कोई हो ट्रांसपोर्टर भी मिल जाए, आपको प्रोडक्शन भी चल रहा, मशीनरी भी चल रही है, तो कोई तो ऐसा इंचार्ज बनाना पड़ेगा जिसको ये मालूम हो कि आज जो है इस मोहल्ले में कितना जरूरत है। कैसे मालूम हो कि हार्ट को आज कितना चाहिए, कैसे मालूम कि लंग्स को कितना चाहिए, कैसे मालूम कि स्टमक को कितना चाहिए आज। तो इसके लिए देयर वर अपॉइंटेड 2 मैनेजर्स। एक मैनेजर का नाम है नर्वस सिस्टम, मैडम, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। यानी 2 सिस्टम थे जिन्होंने ये तय करना था कि आज इनको जरूरत अधिक है कम है कि नहीं। प्यूबर्टी पीरियड पर खत्म हुआ तो अब एंडोक्राइन सिस्टम कहेगा नहीं हमको दूसरी तरह की जरूरत है, तो वो एंडोक्राइन के लिए जहां एंडोक्राइन का सिस्टम है वहां पे शुरू करेगा। जो जिसका जिस शरीर के जिस हार्ट को दौड़ना है, आपको वो 100 मीटर डैश में दौड़ने जा रहा है, तो हार्ट ने कहा आज तुमको जरूरत है देखिए, और 15 सेकंड में पूरी रेस हो जाएगी, 15 सेकंड तो बहुत चाहिए हमको ऊर्जा, तो कौन सप्लाई करेगा। तो लंग्स और हार्ट दोनों का भाई ठीक सप्लाई खूब करेंगे। तो यानी वो मैनेजर, मालूम मैनेजर कौन है, मैनेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम है, और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों कह दिया कि भाई ठीक है आप सप्लाई करिए, है ना। यस। ये अब इस सिस्टम की वजह से, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का वही काम था, उसी तरह काम था जो ब्लड के संबंध में। तो ब्लड को एक ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक स्मॉल इंटेस्टाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हार्ट। तो दोनों काम एक ही तरह का है, इसलिए दोनों को एक साथ रख दिया गया। लीवर बना रहा था बाइल जूस बनाता था, और बाइल जूस कह दिया तो बगल में स्टोरेज हमारा है, गार्डनर स्टोरेज है और वहां पर कंसंट्रेट करेगा, तो गार्डनर ने स्टोर कर दिया। तो यानी दोनों काम एक ही तरह का था। किडनी बना रही है यूरिन, और यूरिन बनाने बाद स्टोरेज कर दे रही है यूबी को, और यूबी कह रहा है कि ठीक है जब जरूरत होगी तो बचा आपका स्टमक स्प्लीन, दोनों मिलकर के काम क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर के बाहर से आए, जो भोजन आपने लिया उससे दोनों ने मिला करके बनाया एनर्जी को जहां भेजना भेज दिया, और स्टमक में जो वेस्ट था उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, ताकि जो यहाँ से जाए और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन अंदर निकल जाए। तो इनका दोनों एक साथ रखा गया। ट्रिपल वार्मर चूंकि ये पेरिकार्डियम के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको 7वें नंबर दे दिया गया, इनको कॉम्बिनेशन दे दिया गया। तो अब यांग वाले में जो हमारे थे उन सबको बाहर रख दिया गया, इन वाले सबको अंदर रख दिया गया। देख लीजिए सब इन अंदर है, यांग बाहर है। ये जो हमारे 2 ऑर्गन हैं, ये हमारे इन यांग के बलों के दृष्टिकोण से एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तत्व का प्रतिनिधित्व इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। एक उसी का, जैसे मेटल का इन के रूप में, मेटल का इन का रिप्रेजेंटेटिव लंग्स है, और मेटल का यांग का रिप्रेजेंटेटिव हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये हो गया, ये सिद्धांत हो गया। दूसरा देखिए, फायर में 2 ऊर्जाओं का कंसेप्ट आया। फायर में 2 ऊर्जा कंसेप्ट आया, और सब में तो एक ही की ऊर्जा हुई, उनकी ऊर्जा 2 मानी गई। कैसे? उन्होंने कहा भाई हार्ट और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम दोनों एक तरह के। पेरिकार्डियम इन ऑर्गन है, वो अंदर रहेगा, और ट्रिपल वार्मर बाहर रहेगा। हार्ट हमारा जो है अंदर रहेगा क्योंकि इन ऑर्गन है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर रहेगा, यहाँ पर। तो फायर कहा, उन्होंने कहा कि हीट और हॉटनेस 2 एलिमेंट है। हीट के अंदर
हीट भी होती है और हॉटनेस भी आती है फायर से। तो फायर का जो हॉटनेस है उसकी एनर्जी कंसिडरेशन डिफरेंट टाइप का है, इसलिए उसको हॉटनेस में कर दिया गया अलग। तो उसको अलग कर दिया, इसलिए 6 ऊर्जा हो गई। 5 ऊर्जा होनी चाहिए थी लेकिन 6 ऊर्जा हो गई। अब 6 ऊर्जाओं में कहा गया भाई ऊर्जा बताइए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए जो हमारा वुड है इसका कलर क्या है, उनका कलर तो भाई ग्रीन है। वुड में ग्रीन आप जाइए तो ग्रीन मिलेगी, किसी जंगल में चले जाइए तो आपको ग्रीन मिलेगी। उनका ऊर्जा क्या मिलेगा, विंड, सबसे बढ़िया हवा मिलेगी वहां। लोग कहते हैं बड़ी हवा, शुद्ध हवा मिलेगी, जाइए। तो विंड एनर्जी हो गई और उसका रंग ग्रीन हो गया। फायर जब बात आई तो उनका भाई फायर में 2 तरह की हीट है। एक हीट है जिसका रंग लाल है तो ये हीट कहलाएगी, और अगर यही इसका ऑरेंज हो जाएगा, थोड़ा सा और जाएगी तो हॉटनेस, तो ऑरेंज हो जाएगी। तो ऑरेंज, ऑरेंज और रेड उनका दोनों का रखा गया, और उसके साथ कलर जो हीट और हॉटनेस 2 एनर्जी सिस्टम में रख दिए गए। अर्थ में कहा गया तो अर्थ में येलोइश कैरेक्टर है, येलोइश, और येलोइश मिट्टी भी होती है, ब्लैक मिट्टी भी होती है लेकिन येलोइश भी होती है, तो उनका येलोइश अधिक होती है, इसलिए उनको येलोइश कर दिया गया। और कहा गया कि इसकी ऊर्जा क्या है, कहा पानी बरसता, जब भी पानी बरसेगा सोंधी सोंधी खुशबू आएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो आप कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, पानी बरसा हुआ है, तो यानी इसको अर्थ को ह्यूमिडिटी के साथ जोड़ दिया गया, इसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी हो गई। मेटल में कहा गया, भाई मेटल में कहा कि भाई देखिए अगर मेटल आपको बनाना है तो उसमें से अंदर से जितना जल है, जल तक तो कम से कम रखना पड़ेगा तभी वो भारी होगा। तो भारी है इसलिए उसका रंग नॉर्मली देखिए 2 ही रंग होते हैं, या तो व्हाइट या ब्राउन। और भारी होता है इसलिए जल उसमें होता नहीं, तो ड्राइनेस इज द एनर्जी ऑफ मेटल। और जल, जल में कहा कि 2 तरह के होते हैं। कोल्डनेस तो उसका नेचर है, कोल्डनेस तो एनर्जी है, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर देखें तो ब्लैक कलर ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है। ब्लू आपका सागर का ब्लू होता है, लेकिन जब आप कोई पोखरे में रखें और बहुत दिनों तक सड़ता सड़ता तो उसका रंग जो है ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह सारे रंगों को दे दिया गया। अब इन चित्रों पे ध्यान दीजिए, ये बाहर एक चित्र बनाया गया, बाहर एक एरो बनाया गया है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सिस्टम ब्रह्मांड में ऐसे चलता है, हमारे शरीर में भी ऐसे चल रहा है। लीवर से हार्ट की तरफ, हार्ट से लीवर से, लीवर से देखिए, लीवर से हार्ट, वो तो आपस में है। बताइए आपस में भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी, क्योंकि घर में आपका हस्बैंड वाइफ कोई है तो कभी रुपया एनर्जी मान लीजिए, तो रुपया कभी हस्बैंड के पास दे दी, वाइफ को दे दिया, वाइफ के पास दे दी तो हस्बैंड दे दिया, तो आपस में तो कर ही सकते हैं एक्सचेंज। वैसे एक्सचेंज ये भी कर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, उस घर में मालिक 2 है, 2 मालिक है, एक कार्बोरेटर है और एक लीवर है, तो लीवर को जरूरत हुई तो हार्ट कार्बोरेटर से ले दिया, कार्बोरेटर जरूरत हुई तो लीवर से ले लिया। वहां जो चक्र बाहर बने हुए हैं, वो तीर, ये ऊर्जा इस रूप में जा रही है, लीवर से हार्ट की ओर, हार्ट से अर्थ की ओर, मतलब स्प्लीन की ओर, स्प्लीन से आपका लंग्स की ओर, लंग्स से आपका जो किडनी की ओर, और किडनी से लीवर की ओर, ये डायरेक्शन है आपका। यानी ऊर्जा जब भी बढ़ाना होगा तो आप लीवर की बढ़ा देंगे तो अगली बार वहां बढ़ी जाएगी, हार्ट की बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, तो ये हुआ, ये क्रिएशन साइकिल है ना, क्रिएटिव साइकिल, ये मदर है। एक लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स, लंग्स इज द मदर ऑफ किडनी, किडनी इज द मदर ऑफ लीवर। इस रिलेशनशिप में जो मदर है वो अपने बच्चे को अधिक पैसा रुपया जो भी हो तुरंत दे देती है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, तुरंत। ऐसा हमारे पास 1000 है, उसने मांगा 500 तुरंत दे दिए, 1000 तक वो तुरंत देने के लिए सक्षम है। तो ये दूसरा क्या हुआ, एक बीच में तीर बने हुए हैं, दे आर कंट्रोलर साइकिल। वो कह रहे हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग सब्जुगेशन साइकिल या कंट्रोलर साइकिल। कंट्रोलर साइकिल क्या काम करते हैं, ये दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कहा देखिए मेटल की जो कुल्हाड़ी है, वो बनती है कुल्हाड़ी, उससे पेड़ काटते हैं कि नहीं काटते हैं? तो वुड का जो है मेटल डिस्ट्रॉयर है, उसको तोड़ने वाला है, उसकी कंट्रोलर है। तो मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड।
वुड से आपको पृथ्वी है वही, तो पृथ्वी को घेरना हो तो पेड़ लगा दीजिए, तो उतना पृथ्वी का आयतन कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो उसलिए कंट्रोलर के रूप में आ गया। आपको पानी कहीं हो, पानी से मेड़ बांध दीजिए, तो मिट्टी बांध देते तो पानी रोक देते हैं। तो यानी पानी को कंट्रोल करने के लिए कौन आदमी चाहिए? आपको मिट्टी चाहिए। और आग लगी हो कहीं तो आप किडनी क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, तो हो जाता है। और अगर कोई मेटल हो तो उसको पिघलाने के लिए, यानी उसको रूपांतरित कर देने के लिए कौन है? आग, फायर इज देयर जस्ट टू कंट्रोल मेटल। तो इस तरह ये कंट्रोल हो गए। यानी ये पूरा देखिएगा एक के बाद एक है, इसमें देखिएगा रिलेशनशिप जो है ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है वो कंट्रोल कर रही है। देख लीजिएगा चित्र में, ग्रैंड मदर कंट्रोल्स ग्रैंडसन है। लीवर की बेटी हार्ट, मान लीजिए लीवर की बेटी हार्ट की बेटी स्प्लीन, और लीवर कंट्रोल कर रही है स्प्लीन को, वो ग्रैंड मदर है या ग्रैंडफादर, जो मान लीजिए ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर कंट्रोल्स ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कर रही ना। ये रिलेशनशिप देख लीजिए कि भाई ग्रैंड मदर हमेशा या ग्रैंडफादर हमेशा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को कंट्रोल करेगा। क्लियर? इससे बना चित्र से। फिर सृष्टि के मूलभूत तत्व, पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, और ये अपने इन यांग बलों के दृष्टिकोण से मूलभूत तत्वों का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर ये इन यांग के दृष्टिकोण से एक के प्रतिनिधि इन यांग आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। पैसा जिसके पास होगा वो दूसरे को दे देगा। फिर सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर इनको संतुलित कर सकते हैं। जो कलर आपके हैं, जो कलर, जैसे लीवर है, लीवर का कलर ग्रीन है तो ग्रीन से इसकी एनर्जी टोन होगी। आपको जो रंग पसंद है मैडम, जब वो पहनती है तो आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपका जो रंग है पसंद, लीवर का रंग है ग्रीन, ग्रीन को जब वो आप लगा देंगे तो ग्रीन वो लीवर ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। जिसको जो पसंद है उस रंग की ऊर्जा, उस रंग का कपड़ा पहनने पर उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये कंसेप्ट है। नंबर 2, अगर लीवर का रंग ग्रीन है तो वो अगर स्टमक को करना चाहेगा, स्प्लीन को करना चाहेगा, तो ग्रीन रंग लगा देंगे स्प्लीन पर, तो ग्रीन रंग से वो सबड्यूड हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। तो ये सब हमारे ये पांचों सिद्धांत हो गए। वही सब है। मेरिडियन वाला आ गया जो उन्होंने बताया था। अब मेरिडियन को ये हुआ कि मेरिडियन जो है हमारा शरीर जो है मेरिडियन के उसमें है, तो ये जो मेरिडियन है वो हमारे शरीर में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, जैसे हाथों में जाने वाली 3 मेरिडियन है। एक मेरिडियन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी 3 मेरिडियन हमारे हाथों में जाती हैं, हार्ट की, लंग्स की और पेरिकार्डियम की, सामने के भाग से। इन है ना, तो इन भाग हमारा ये है। हम जो हमारे ऊपर का भाग यांग, हमारा डायफ्राम से नीचे का भाग इन, डायफ्राम से ऊपर का भाग यांग। ठीक है, हमारा राइट जो है यांग इन, और लेफ्ट हमारा यांग। पीठ पीछे हमारा यांग, आगे का हमारा जो है इन, क्योंकि मोड़ सकते हैं। तो ये सब जगह ये वाला कंसेप्ट है। तो अब जो हमारे 6 और इनको अब पूरे शरीर को नापने का पैमाना क्या हो, तो हम लोग अभी ऊर्जा बता रहे हैं 3 एनर्जी इसमें हो, 3 हमारी या तीनों इन जाएंगी, अंदर से इन जाएंगी, हार्ट, अंगूठे की तरफ हार्ट, वो अंगूठे की तरफ लंग्स, और छोटी उंगली की तरफ हार्ट, अभी जो पेरिकार्डियम। उसके जस्ट पीछे ट्रिपल वार्मर, उसके जस्ट पीछे एसआई के पीछे, वो जो हार्ट के पीछे एसआई, और वो उसका एलआई जो है वो उसके पीछे, लंग्स के पीछे।
उसी के पीछे है। उसी तरह पैरों में तो 3 चीज 6 मिनट यहाँ जा रही है और 6 मिनट पैरों की, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, किडनी, यूबी, जीबी, ये पैर से शुरू होती है और ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर जाती है। तो ये एक तरीका है। अब पैमाना मान लिया कि भाई पैमाना उसको, अब यूनिट कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी लंबाई 5 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, ये जो बता रहे हैं तो मीटर हमारा पैमाना हो गया। हमने इसकी इसको वहां इसके एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा, AUM, इसको क्या कहा, कुन कह दिया, कुन। कुन तो ये जो चौड़ाई थी हमारी अंगूठे की, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई को हमने कहा कुन है, एक कुन। इतनी ये चौड़ाई है ये वाली, तो हमने एक कुन कह दिया। तो यूं रख दिया तो हमने कहा एक कुन हो गया। ऐसे रखा, देखिए हमने एक कुन कह दिया, ये हमारा एक कुन है। तो ये ऐसे कुन में पूरे शरीर को हम लोग नाप सकते हैं कि कितना हमारा कुन है पूरे, और सब है। आप अपने उससे नापिएगा तो आपका बिल्कुल तय मिलेगा, उतना ही आपका कुन है। यस। तो अब इसमें वो है कि एक कुन जो हमारी ये कहा, 2 उंगलियों की चौड़ाई 1.5 कुन होगी, 4 उंगलियों की चौड़ाई 3 कुन होगी, और 3 उंगलियों की चौड़ाई 2.5 उंगलियों की चौड़ाई 2 कुन होगी। 2.5 की मतलब 2 में 2.5 कर दो 2। तो ये वाला हमारा ये कंसेप्ट है, इसको यूज करते हैं कि हमारा 2 कुन तरह ये पॉइंट आएगा, ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से पूरा शरीर का पूरा पैमाना है, इस तरह का पूरा पैमाना बना हुआ है, जो सब तय है कि कितना आपका लंबाई होगी, कितना घुटने से होगा, कितने हुआ, सब तय है। अब ये ऑर्गन क्लॉक आई, तो ये जो ऑर्गन क्लॉक आया, जो 3 से 5 बजे लंग्स मेरिडियन में सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, और इसी के 12 घंटे बाद 3 बजे से 5 बजे तक सबसे कम रहेगी, और उस समय भी किसी ऑर्गन में बढ़ेगी। 3 से 5 यूबी में अधिक होगी, याद करिए। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकल गया है मैडम, कि लंग्स मेरिडियन और यूबी मेरिडियन एक दूसरे के अपोजिट दोस्त हैं, फ्रेंड। तो लंग्स मेरिडियन को आप करेंगे तो यूबी मेरिडियन भी प्रभावित हो जाएगी, ये भी रिलेशनशिप है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये बीच को देखते रहते हैं। ये है ऑर्गन क्लॉक, इस तरह का बना हुआ है। तो ये हम लोग का, इसमें कोई पॉइंट अभी छूटा नहीं, और हम लोग तो पढ़ेंगे ही मेन। अब ये जो किताब आपके पास है ना मैडम, ये किताब ये वाली है, वो चैप्टर आपको इस तरह दिया हुआ, देखिए। अब ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। 4 डायग्नोसिस, जैसे हमने कहा कि डायग्नोसिस के 4 प्रकार हैं, ठीक है। 8 गाइडिंग क्राइटेरिया है, 6 एक्सेस, ये जो एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी हमने 6 कहा ना, उसी के एक्सेस, इन्हीं का तो यही तो प्रभावित करते हैं हमको। विंड अधिक हो जाएगी, ह्यूमिडिटी अधिक हो जाएगी, कोल्डनेस अधिक हो जाएगी, या हॉटनेस अधिक हो जाएगी, या हमारा विंड बढ़ जाएगा, या हमारा ड्राइनेस बढ़ जाएगी, यही तो एनर्जी है। तो यही बीमारी का जड़ है। 6 एक्सेस यही है। 6 एक्सेस में 7 इमोशंस है। तो हर के साथ एक इमोशन है, सबके साथ एक इमोशन है, लेकिन जैसे लीवर के साथ एक, और फ्राइटेंड मतलब जकड़ जाना, वो भी लीवर के साथ है। जकड़ना वाला एक अपना उसका क्रोध है, क्रोध से जकड़ना भी उसका एक वो है। 4 डायग्नोसिस में 5 हमारे पास वो है ज्ञानेंद्रियां हैं, 2 ज्ञानेंद्रियों को मिला दी गई है। जैसे आपने कहा कि देख कर, तो आईज देखेंगे। हमारा शब्द, हमारे पास देखिए शब्द माने कान, स्पर्श माने हाथ, रूप माने आंख, रस माने टेस्ट पूछ करके, और गंध माने नाक से सूंघ करके। तो सुनकर या सूंघ करके, तो अगर एक साथ कर दीजिए तो 1, देख कर 2, तीसरा पूछ करके 3, चौथा उसको देख कर 4, टच करके। तो ये है 4 डायग्नोसिस। तो 4 डायग्नोसिस का देखिए 5 तत्व, 4 डायग्नोसिस, 5 तत्व, 8 गाइडिंग क्राइटेरिया जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, 6 एक्सेस, 7 इमोशंस,
और 5 5 हमारे तत्व, तो 4 5 6 7 8 सारे अंक आ गए, और 2 हमारी इन यांग, तो 2 2 4 5 6 7 8 इतने इंपॉर्टेंट है, हुआ ना, अंक के रूप में बोल रहा हूँ। 5 एलिमेंट थ्योरी हो गई, 4 डायग्नोसिस हो गई, 6 एक्सेस हो गया, 7 इमोशन हो गया, 8 गाइडिंग क्राइटेरिया हो गए, और 2 हम इन यांग का बोलते हैं। तो बस, तो ये हमारा बायो एनर्जी कैसे, वही नाम है, की है, ची है, कुछ भी कैसे रुकेगी, ये इसका तरीका ये है कि या तो कोई, अब ये रिलेशनशिप जो बता रहे थे ना पहले, जब सुपरफिशियल माने बाहरी होगी तो ये रिलेशनशिप होगा, देखिए ऑर्गन क्लॉक वाला, लंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, फिर स्प्लीन, ये दिस इज द सुपरफिशियल एनर्जी, ये उसका लंग इज द मदर ऑफ लार्ज, ये इस जो दूसरा क्रिएट करेगी वो मदर, ये तो बाहरी वाले में है, और जब अंदर आ जाएगी तो पंच तत्व सिद्धांत, वो 5 एलिमेंट थ्योरी होगी, तो उसमें जो है, उसमें जो मदर, हमने कहा कि लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन, वो रिलेशनशिप करेगा जब बीमारी अंदर होगी। फिर बायो एनर्जी कैसे रुकेगी, या तो आवश्यकता से ज्यादा होगी या कम होगी, या मूवमेंट में ऊर्जा को हमेशा लगातार चलना चाहिए, अगर रुक गई है तो बीमारी, और अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है तो भी बीमारी उल्टा हो गई, और या कोई भी कहीं स्वतः स्फूर्त परिचालन में आने वाली बाधाएं, जो जिसको आप रोकना चाहते हैं या किसी को चाहते हैं कि होता रहे, तो वो भी बीमारियों के संदर्भ में है। तो ये 5 तरह का वो है, और इसमें एक कंसेप्ट और भी है, दिस इज ऑर्थोपैथी, सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है, बट ऑर्थोपैथी को सहज जीवन माना है, हेट्रोपैथी को असहज जीवन माना है, चाइनीज मानते थे सहज जीवन, जैसे हम लोग मानते थे सहज जीवन, जीवन सबके साथ, जीवन को बहुत शांत तरीके से लेना चाहिए, आप बहुत असहज मत करिए, जैसे प्रकृति जागती है वैसे आप जागिए, जैसे प्रकृति सोती है आप सोइए, प्रकृति नेचर से आप विरोध मत करिए, ये सहज जीवन है, क्योंकि तब भी अच्छा एजिंग प्रोसेस तो अपना सहज जीवन है, लेकिन असमय बुढ़ापा असहज जीवन है कि नहीं भाई, एजिंग फैक्टर के बाद आपकी एनर्जी कमजोर होना ठीक है, लेकिन आपके यंग एज में आपकी एनर्जी कमजोर होना गलत है, ये सहज जीवन से, जो लोग असहज जीवन जीते हैं, जो बहुत अधिक करते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट, अब ये वाला हम लोग आगे बताएंगे कभी अलग से, बहुत बढ़िया वो है, इसमें अभी एक आध कल भी थोड़ा सा होगा, और कभी हम लोग और बता देंगे। यस, तो हम लोग यहाँ तक इसको रखते हैं, आज काफी हो गया है। हाँ। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने दिया या ज्ञान जो हमको मिल रहा किसी रूप में, उस ज्ञान को हम लोग बाहर ट्रांसफर करें। बाहर ट्रांसफर करने से ये होगा कि एक मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी, हमारी थेरेपी अधिक चलेगी, हमारी थेरेपी का ज्ञान सबको होगा, जो पेशेंट है वो उसका लाभान्वित होंगे, हमारी थेरेपी सबसे बढ़ेगी, और पीड़ित मानवता की रक्षा होगी किसी न किसी रूप में। तो उनके शब्दों को याद करते हुए, each one reach one, each one treat one, each one teach one, इन शब्दों का कल फिर मिलते हैं।